हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। हल्ला बोल, सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। गर्मियां 1987। जन्म के साथ मेरा पहला नाटक। मेरे सेकंड ईयर के इम्तिहान खत्म हो चुके थे। गर्मियों की पूरी छुट्टियां मेरे सामने थीं। मैंने सोचा हुआ था कि इस दफे मैं अपने दोस्त संजय महर्षि के साथ प्रगति मैदान के शाकुंतलम थिएटर में और फॉरेन एम्बेसीज के कल्चरल सेंटर्स में दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में देखूंगा। एक दिन दोपहर को फोन बजा। दूसरी तरफ सफदर था। यार, हमारे कुछ शो होने वाले हैं, हमारे पास एक एक्टर की कमी है, तुम आ सकते हो? जेएनयू, जहां मैं रहता था, और दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां मैं पढ़ता था, इन दोनों जगहों में मैंने जन्म के कई नाटक देखे थे। मेरी बहन अश्विनी उस वक्त एसएफआई की कार्यकर्ता हुआ करती थी और गायकी पर उसकी अच्छी पकड़ थी। वो परचम में सक्रिय थी और मेरी कम्युनिस्ट फेमिनिस्ट मां कालिंदी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन एडवा में सक्रिय थी। जब मेरी मां ने एडवा के लिए महिलाओं की टोली बुलंद नाट्य मंच के नाम से तैयार की तो सफदर ने उसमें हाथ बटाया था। लब्बो लुबाब ये कि सफदर के साथ काम करने के 4-5 साल पहले से मैं उसे जानता था। कभी फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान तो कभी किसी नाटक के दौरान मेरी उससे दुआ सलाम हो ही जाती थी। तो कौन सा नाटक है? मैंने पूछा। मन ही मन मुझे उम्मीद थी कि वो कहेगा राजा का बाजा। ये शिक्षा व्यवस्था पर जन्म का विख्यात नाटक था जिसमें रामेश्वर दयाल नाम के मुख्य पात्र का बड़ा शानदार रोल है। सच कहूं तो मेरी नजर इसी किरदार पर थी। रामेश्वर दयाल की भूमिका अभी भी सुभाष त्यागी निभाया करते थे, जो अब 40 पार कर चुके थे और लिहाजा कायदे से उनकी जगह किसी नौजवान को रखा जा सकता था। समरथ को नहीं दोष गुसाई, इसमें एक छोटा सा रोल है, तुम एक रिहर्सल में इसे पकड़ लोगे। मैंने ये नाटक देखा था। ये महंगाई और राशन की दुकानों में होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में था। छोटा सा रोल? मैंने पल भर को सोचा। पुलिस वाले का रोल होगा। उसकी लाइनें और मूवमेंट मैं एक ही रिहर्सल में तो पकड़ ही लूंगा। सफदर ने मुझे जेएनयू में रहने वाले बच्चों के साथ नाटक करते हुए देखा था। इसके अलावा मैंने रामजस कॉलेज में भी कुछ नाटक किए थे, उन्हें भी सफदर ने देखा था। बीते सालों के दौरान उसने कई बार मुझसे जन्म से जुड़ने के लिए कहा था। मैं हमेशा उसे हाँ जल्दी बताता हूं कहकर टाल देता। बस धमकी देते रहोगे या कभी उस पर अमल भी करोगे? वो हंसते हुए कहता था। बहुत जल्द सफदर, बस कुछ ही दिनों में आता हूं एक दिन। ये तुम्हारा एक दिन जो है ना, ये इनकलाब की तरह है, कमबख्त कभी आता ही नहीं। उस दिन जब रिहर्सल के लिए मैं पहुंचा तो सफदर ने मुझे कागज थमा दिया। आओ गाने की रिहर्सल कर लें। क्या गाना? मैं? क्यों? अरे पुलिस वाले का कहां कोई गाना है? पुलिस वाला? किसने कहा? तुम्हें बोरे का रोल करना है। नाटक में एक मदारी है जो गली गली घूमकर जादू के करतब दिखाता है। उसके साथ मदद के लिए एक जमूरा होता है। लोग भूखे हैं, इसलिए मदारी जादू से अनाज का एक बोरा पैदा करके दिखाता है। वजूद में आने पर यह बोरा गीत गाकर बताता है कि कैसे किसानों की मेहनत से वो पैदा होता है, मगर खेत से निकलने पर लाला उसे अपनी कैद में ले लेता है। इसके बाद बोरा कहता है कि अब वो आजाद है, इसलिए अब वो लोगों के पास रहेगा। आमतौर पर मनीष मनोचा मदारी का रोल किया करते थे और सुभाष त्यागी जमूरा बनते थे। बोरे का किरदार सफदर निभाया करता था, जो गाने में भी माहिर था। संयोग की बात यह है कि इस बार मनीष और त्यागी दोनों एक ही दिन उपलब्ध हो ही नहीं पा रहे थे। लिहाजा यह तय हुआ कि जिस दिन मनीष नहीं आएंगे उस दिन सफदर मदारी करेगा और जिस दिन त्यागी नहीं आएंगे उस दिन जमूरा। सो बोरे का किरदार निभाने के लिए किसी की आवश्यकता थी, एक ऐसा अभिनेता जो गा भी सकता हो।
माला उस वक्त सरदार पटेल विद्यालय में पढ़ाया करती थी, जहां से मैं भी पढ़ा था। उसने मुझे स्कूल की गीत मंडली में हिस्सा लेते हुए देखा था। सफदर को यह मालूम था कि अश्विनी अच्छा गाती है, इसलिए उसने मान लिया था कि मैं भी अच्छा ही गाता हूंगा। उसकी धारणा गलत थी, सरासर गलत। मगर मैं तो गा ही नहीं सकता भाई। अरे छोड़ो यार, शर्माओ मत, चलो मेरे पीछे पीछे गाओ। अरे एक खेत में जन्मा था मैं, मेहनत की आग से। मैंने उसके पीछे पीछे गा दिया। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। देखो, सही सुर ये है। मैंने फिर गाया, फिर दोबारा, फिर एक बार, बार बार, मगर सही सुर एक बार भी मेरी पकड़ में ना आ सका। कोई बात नहीं, चलो लाइनें और एक्शन करते हैं, फिर बाद में काजल के पास चलेंगे, वो तुम्हारा स्केल पकड़ लेगा। जब तुम हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप ठीक गाने लगोगे। हमने ये तजवीज भी आजमा ली। काजल ने दाएं से बाएं से हर तरफ से हाथ आजमा कर देख लिया, मगर वो भी मुझे इस लायक न बना सका कि मैं लगातार 2 बार एक ही स्केल पर गाना उठाता। मुसीबत यह थी कि हमें अगले ही दिन परफॉर्म करना था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, तुम्हें गाने की सिर्फ पहली लाइन पकड़नी है। एक लाइन गा देना भाई, मैं बाहर से अपनी आवाज जोड़ लूंगा। और जिस दिन मैं जमूरा बनूंगा, उस दिन तो मनीष भी होगा, वो भी अच्छा गाता है। इत्तेफाक से हमारा पहला परफॉर्मेंस एक मंदिर के अहाते में हुआ। नाटक शुरू होने के 10 मिनट के भीतर मंदिर की घंटी बजने लगी। त्यागी और सफदर दोनों नुक्कड़ नाटक के मंजे हुए कलाकार थे। दोनों के पास कमाल की ऊंची आवाज थी, मगर मंदिर की घंटियों के शोर का मुकाबला करना उनके भी बस के बाहर था। जब मेरी एंट्री होने वाली थी, उससे ठीक पहले सफदर ने मुझे इशारा किया कि मैं चिंता न करूं, क्योंकि वो मेरे साथ गाएगा। मैं निश्चिंत हो गया। मैं अपनी जिंदगी का पहला नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करने जा रहा था। अभिनेता के तौर पर मैं अपने आप को बेहद सीरियसली लिया करता था। एक साधारण मंदिर के घंटे की टन टन मेरे आगाज के लम्हे को, मेरे डेब्यू को कैसे बर्बाद कर सकती है? मैंने एंट्री, मेरे जिस्म में एड्रेनलिन उबाले मार रहा था। मैंने बड़ी बहादुरी के साथ ऊंचे स्वर में गाना शुरू कर दिया। सफदर की आंखें चौड़ी हुई। उसने इशारे से कहा कि 1-2 स्केल नीचे आ जाओ। बेचारा, मानो स्केल पकड़ना या छोड़ना मेरे बस की बात हो। मैं आंखों से इल्तिजा करता रहा कि मेरे साथ गाने में शामिल हो। तय तो यही हुआ था कि गाना उसे संभालना है कि नहीं? और फिर जो होना था वही हुआ। मेरी आवाज फटने लगी। मैंने और जोर लगाया। अब मेरी आवाज भर्राने लगी। सफदर ने सिर पकड़ लिया। उसने एक लाइन भी नहीं गाई, मुझे मझधार में अकेला छोड़ दिया। मैं अपनी आवाज को उस हद तक खींचता रहा जहां तक ले जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। गाने की आखिरी लाइनों तक आते आते मेरे गले से सिर्फ घुटी घुटी फुसफुसाहट भर निकल पा रही थी। तो यूं हुआ साहब, नुक्कड़ नाटक की दुनिया में एक सिंगिंग स्टार के रूप में मेरा डेब्यू। गर्मियां 1987, फरीदाबाद। सम्रत के ये शो विधानसभा चुनाव लड़ रहे कॉमरेड मोहनलाल के समर्थन में थे। बचपन में मोहनलाल एक लोकल नौटंकी कंपनी में भी काम किया करते थे। वे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के थे और बाद में उनको मोदीनगर टेक्सटाइल मिल में बुनाई विभाग में नौकरी मिल गई थी और वे इधर आ गए। 1967 में मोदी मिल्स के आंदोलन और मजदूरों पर हुई फायरिंग ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। उसी दौरान कंपनी ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। नौकरी छूटने के बाद वो कुछ दिन के लिए कानपुर चले गए। 1969 में उन्हें फरीदाबाद स्थित बंगाल शूटिंग्स में नौकरी मिल गई। 1984 में वे पार्टी के होल टाइमर बने। वो बहुत दिलकश, उदार और कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। मजदूरों की समस्याओं, उनकी परेशानियों के बारे में जानने समझने के लिए हम अक्सर उन्हें बुलाया करते थे। अपने बहुत से नाटक तैयार करने में हमें उनकी सूझबूझ, उनके तजुर्बों और सुझावों से जबरदस्त फायदा हुआ। सालों बाद
जब 12 अप्रैल 2012 को हमने शादीपुर में स्टूडियो सफदर की स्थापना की तो कॉमरेड मोहन लाल को उसके उद्घाटन के लिए बुलाया। उस वक्त वे कैंसर के आखिरी स्टेज में थे, फिर भी उन्होंने स्टूडियो सफदर का उद्घाटन करना स्वीकार किया। कॉमरेड सफदर को मैं कैसे मना कर सकता हूं, वो बोले। खैर, फरीदाबाद में हमारे शो तो बढ़िया रहे, हालांकि कॉमरेड मोहनलाल चुनाव हार गए। राजनीति से मेरा साबका बिल्कुल नया था, लिहाजा मैं ये समझ नहीं पाता था कि सबसे बढ़िया उम्मीदवार, सबसे ईमानदार और खरा आदमी, गरीबों के लिए लड़ने वाला, सबसे बढ़िया सोच और योजनाएं रखने वाला आदमी भला हार कैसे सकता है। वैसे तो मैं इस बात को अभी भी नहीं समझ पाता, मगर अब इतना फर्क आ गया है कि अब मैंने इस पर हैरान होना छोड़ दिया है। फरीदाबाद में पहले परफॉर्मेंस के दिन मैं वीपी हाउस से सफदर के साथ गया था। 1-2 दिन के भीतर मुझे समझ में आ गया था कि मैं वीपी हाउस की बजाय आश्रम चौक से भी फरीदाबाद की बस ले सकता हूं। फिर भी मैंने वहां से बस नहीं ली। मैं वीपी हाउस से फरीदाबाद तक के सफर में उसके साथ होने वाली लंबी लंबी बातचीत का बेसब्री से इंतजार करता। सफदर से आप दुनिया की हर शय के बारे में बात कर सकते थे। एक दिन न जाने कैसे और कहां से हमारी बात रूसी क्रांति की तरफ मुड़ गई। हमारे सेकेंड ईयर में सोवियत संघ के इतिहास पर एक पर्चा था और मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी। एलेक नोव से लेकर मॉरिस डॉब तक, ट्रॉट्स्की से लेकर लेनिन तक, मायाकोव्स्की से लेकर अलेक्जेंडर ब्लॉक तक, मैंने सब पढ़ा था, किसी को नहीं छोड़ा था। चुनाचे मुझे देखकर हैरानी हुई कि सफदर ने न केवल इनमें से ज्यादातर चीजें पढ़ी हुई थी, बल्कि उसे पढ़ा हुआ याद भी था। मैंने सोचा था कि कम से कम इस मोर्चे पर तो मैं उसे धराशायी कर ही दूंगा, मगर जब बहस शुरू हुई तो मुकाबला बराबरी पर ही छूट पाया। बल्कि बराबरी भी क्या, शायद सफदर ने ही मुझे चित कर दिया था, हालांकि मेरा ईगो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान हम आधुनिक भारतीय नाटककारों के बारे में बात करने लगे। उसने मुझे विजय तेंदुलकर की रचनाओं का पैना विश्लेषण पेश किया। एक और बातचीत के दौरान उसने सत्यजीत रे, जिनके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता था, और ऋत्विक घटक, जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, की फिल्मों का तुलनात्मक विश्लेषण पेश किया। उसे बात करने में मजा आता था और मुझ में उसे एक उत्सुक श्रोता मिल गया था। मगर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो शो ऑफ कर रहा है, ना ही वो कभी पैट्रोनाइजिंग या बड़प्पन का भाव दिखाता हुआ मालूम पड़ा। उसे विभिन्न चीजों पर मेरी राय जानने का कौतूहल था। वो अक्सर पूछता था कि मैं आजकल क्या पढ़ रहा हूं। मैंने उसे सुझाव दिया कि वो लैटिन अमेरिकी मैजिकल रियलिस्ट गार्सिया मार्केज, वारगास योसा और दूसरे लेखकों को पढ़े, जिनमें से किसी को शायद उसने नहीं पढ़ा था। हमारी बातचीत हमेशा सिर्फ संजीदा, भारी भरकम चीजों पर नहीं होती थी। उसकी खासियत यह थी कि वो किसी भी मामूली सी घटना को अपनी लच्छेदार भाषा से, अपने जानदार हाव भाव और मुद्राओं से एक बिल्कुल अलग रंग दे देता था। लोगों को ऑब्जर्व करने में उसे मजा आता था। ये समझने की कोशिश करता था कि वो जो कुछ कर रहे हैं वैसा क्यों करते हैं। देखते देखते हमने एक छोटा सा खेल बना लिया था, जिसके तहत हम बस में बैठे किसी व्यक्ति को देखते और फिर उसकी बैक स्टोरी गढ़ लेते थे। आमतौर पर हम 6 लोग होते थे। सफदर, मनीष यात्यागी, अरुण शर्मा, जो लाला का रोल बड़े मजे से निभाया करते थे, ललित, जो नेता बनता था, जितेंद्र डागर, जो पुलिस वाला था, और बोरे के रूप में मैं 19 साल का था, सबसे छोटा। सफदर मुझसे तकरीबन 14 साल बड़ा था। त्यागी सफदर से भी 12 साल बड़े थे, यानी मुझसे पूरी 1/4 सदी ज्यादा। मनीष और अरुण कमोबेश सफदर की ही उम्र के थे। ललित मुझसे तकरीबन 5 साल बड़ा था। जितेंद्र भी ललित की ही उम्र का रहा होगा शायद, या ललित से 1-2 साल बड़ा भी हो। मगर मामला उम्र का नहीं था, क्लास का था। मैं मध्य वर्ग का लड़का था, एक शिक्षित और संभ्रांत परिवार से आता था, अंग्रेजी किताबें पढ़ता था और सहज ही खुद को बुद्धिजीवी मान चुका था। चुनाचे मुझे लगता था कि सफदर के अलावा मैं किसी और से बात ही नहीं कर पाऊंगा। एक दिन सफदर ने कहा कि वो परफॉर्मेंस के बाद फरीदाबाद में ही ठहरेगा। उसे चुनाव अभियान में हाथ बटाना था। जब मैंने कहा कि क्या मैं भी रात को वहां रुक सकता हूं, तो उसे अचंभा हुआ, मगर उसने फौरन हामी भर दी। उस दिन विजय कालिया भी हमारे साथ आया। मैंने उसे जन्म के कुछ नाटकों में अभिनय करते तो देखा था,
मगर व्यक्तिगत तौर पर मैं उसे जानता नहीं था। सबसे पहले हम दीवारों पर पोस्टर चिपकाने निकले। कालिया और सफदर और कुछ अन्य कॉमरेड दो दो की टीमों में दीवार के सामने काम पर लग जाते थे। एक आदमी पोस्टर पर गोंद लगाता था और दूसरा उसे दीवार पर चिपकाकर हाथ फिराता था ताकि उसके भीतर हवा न रह जाए या सिलवट न पड़े। मुझे भी एक मजदूर कॉमरेड के साथ काम करने का जिम्मा सौंपा गया। कॉमरेड गोंद लगाते थे और मैं पोस्टर दीवार पर चिपकाता था। मैं जब भी चिपकाता तो उसमें या तो सिलवटें रह जाती या हवा भर जाती। ये देखकर कॉमरेड ने कहा, दीजिए कॉमरेड, मैं चिपकाता हूं। अब मैं गोंद लगाने लगा। या तो मैं बहुत ज्यादा गोंद लगा देता या पोस्टर सूखा रह जाता। मैं एक बार भी सही मात्रा में गोंद नहीं लगा पाया। कई बार मैं पोस्टर के कई हिस्सों को सूखा छोड़ देता। मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए उन कॉमरेड का कि वो लगातार मेरा हौसला बढ़ाते रहे, मुझे छोटी छोटी हिदायतें देते रहे। कुछ घंटों तक जैसे जैसे हम साथ काम करते रहे वैसे वैसे मेरे हुनर में कुछ सुधार तो आया। फिर भी जब काम खत्म हुआ तो मैंने राहत की सांस ली। इसके बाद वॉल राइटिंग यानी दीवार लेखन की बारी आई। अब हमारी भूमिकाओं का क्रम उलट गया था। मजदूर वर्ग के कॉमरेड्स लिखने का ज्यादातर काम हमें सौंप देते और वे ज्यादातर पेंट ब्रश संभाले साथ चलते। जहां दीवार साफ नहीं होती वहां वे दीवार पर चूने से सफेदी कर देते। यूं तो मुझे कागज पर लिखकर दे दिया गया था कि दीवारों पर क्या लिखना है, फिर भी मुझसे चूक हो ही जाती। इसके एवज मैंने ब्रश पर भी खूब इल्जाम तराशी की, जिसको चलाने में मुझे खासी मुश्किल आ रही थी। जितनी देर में मैं एक दीवार खत्म करता उतनी देर में सफदर 2 दीवारें पार कर जाता था। उसकी लिखी हुई सारी इबारतें मेरे मुकाबले ज्यादा साफ सुथरी और आकर्षक लगती थीं। सुबह तकरीबन 4 बजे हमें एक और काम करने को मिला। यह हमारी आखिरी जिम्मेदारी थी उस रात के लिए। हमें बस्ती के 3-4 मुख्य कोनों पर होर्डिंग लगाने थे। मैं कह तो रहा हूं होर्डिंग, मगर वास्तव में वे 4 गुना 3 फुट के साइन बोर्ड थे। ये टिन के बोर्ड थे जिन पर हाथ से लिखावट करके उन्हें लकड़ी के फ्रेम पर चढ़ा दिया गया था। इन साइन बोर्ड्स को 2-2 बल्लियों के सहारे लगाया जाना था। दोनों बल्लियों को गाड़ने के लिए हमें जमीन में गड्ढा खोदना था, हर बल्ली के लिए लगभग 2 फुट का। फिर बल्ली को गड्ढे में उतारकर उसे मिट्टी और रोड़ों से भरना था ताकि बोर्ड गिर न जाए। सफदर ने एक को छोड़कर बाकी सभी कॉमरेड्स को जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उन्हें दिन में काम पर भी जाना था। वे लोग लगभग पूरी रात आराम नहीं कर पाए थे। सिर्फ एक कॉमरेड हमारे साथ रह गए। अब तक मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि कोई भी काम उतना आसान नहीं होता जितना किसी माहिर आदमी के हाथों से होने पर लगता है। मगर जब कॉमरेड और कालिया ने खुदाई शुरू की तो मैं फिर अपना सबक भूल गया। मुझे लगा कि यह काम वाकई आसान है। मैंने सफदर की तरफ देखा। तुम खुदाई क्यों नहीं कर रहे? वो मुस्कुराया। तुम कोशिश करो। मैंने कोशिश की और तब मुझे यह एहसास हुआ कि एक भारी घन को सही ढंग से पकड़ना भी उस रात किए गए बाकी सारे कामों से कोई कम मुश्किल काम नहीं था। यदि मैं पूरी ताकत झोंक देता तो या तो हथौड़ा निशाने से चूक जाता या संबल जमीन में टेढ़ा जाता। सफदर मेरे इन करतबों को देखता और मुस्कुराता। जब हमने काम खत्म किया तो हमें सड़क किनारे एक चाय वाला दिखाई दिया। एक साइकिल रिक्शे वाला भी वहीं बैठा था। हम लोग चाय का इंतजार करने लगे और सफदर रिक्शे वाले से बात करने लगा। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ। माला ने मुझे बताया था कि तुम साइकिल पर स्कूल जाया करते थे। सही बात है? जेएनयू से लोधी कॉलोनी तक पूरा रास्ता? हाँ। आखिरकार मुझे भी पूरी रात में फख्र महसूस करने का एक लम्हा मिल ही गया। कभी साइकिल रिक्शा चलाया है? नहीं। चलाओगे? हाँ, क्यों नहीं। रिक्शे वाले से परमिशन लेकर मैं आगे बढ़ा और पेडल पर पैर रखकर चढ़ने लगा। मेरे शरीर का पूरा वजन पेडल पर था। रिक्शा फौरन बाईं तरफ घूम गया। मैंने रिक्शा सीधा किया और अपने शरीर को सीट पर स्थिर किया। फिर पेडल मारा। रिक्शा फिर बाईं तरफ घूमा। जब भी कोशिश करता रिक्शा बाईं तरफ घूम जाता। जब मैं हिम्मत हार कर लौटा तब तक कालिया हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। रिक्शा हमेशा एक तरफ को भागता है,
उसे सीधा रखने के लिए हमें अपने शरीर के वजन को सही ढंग से इस्तेमाल करना होता है। सफदर बोला, और ये रिक्शा तो कम्युनिस्ट है, ये सदा लेफ्ट की तरफ ही भागता है। ये जोक समरथ से था। सफदर इस मौके पर इसका सदुपयोग करने से भला खुद को कैसे रोक सकता था। मुझे भी अपने इस बेतुकेपन पर हंसी आ गई। उस रात मैंने देखा कि लिखने के अलावा कालिया उन सारी चीजों में माहिर था जो हमने उस रात की। वापसी की बस में सफदर से बात करते हुए मैंने इस बात का जिक्र किया। उससे कभी पूछना कि उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं। सफदर बोला, मैंने इस तजवीज पर भी अमल किया। मालूम चला कि कालिया का प्रोफेशनल बायोडेटा लंबा है। अगर चाइल्डहुड से कहूँ तो लॉटरी बनाना और माचिस की तीलियों को फ्रेम में लगाना, या अपना हवाई चप्पलों के स्टेप की एक्सेस रबड़ काटना, उसके अलावा फिर बिस्किट फैक्ट्री के अंदर ट्रे साफ करके और बेकरी मैन को बेकिंग के लिए तैयार करके देना, उसके बाद फिर कारपेंटर के साथ एज ए असिस्टेंट कारपेंटरी का काम भी किया। इन बिटवीन मैं आइसक्रीम भी बेचता रहा। 1-1.5 साल मैंने आइसक्रीम भी बेची। फिर एक किराने की स्टोर में भी काम किया। और इन सारे सालों के अंदर फिर बाद में मैंने, क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए। उस समय क्या उम्र थी तुम्हारी? मेरी करीबन 16.5 साल उम्र थी। 69 में वो लोग वो एक्सपायर हो गए थे। तुम्हारा जन्म किस साल हुआ? 1952 में, 52 में, अक्टूबर 1952। तो उसके बाद फिर मुझे, हालांकि मेरी एजुकेशन पूरी नहीं थी उस वक्त, मैं 9th में था, क्योंकि मैं बीमार होने से फिर 2-1 बार फेल हो गया था बीच में। तो मुझे, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन मेरे घर की बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, ठीक ही नहीं थी, तो हम खाने पीने के लिए भी एक तरह से मोहताजी थी। तो मुझे वो नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। तो मैंने एज ए क्लास 4 में लेबर में वो ज्वाइन किया। तो ये फादर की कॉम्पनसेटरी जॉब थी? हाँ, कॉम्पनसेशन में ही मुझे, हालांकि क्लर्क फादर किस डिपार्टमेंट क्या करते थे? कौन से? वहाँ क्लर्क थे। नहीं, कौन से महकमे में? रेलवे में थे और वो शकूर बस्ती में ही थे। तो वो एक्सपायर हो गए, तो फिर क्योंकि हमें खाने पीने के भी लाले थे, तो मुझे वो ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन थैंक्स टू माय टीचर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, हालांकि डल भी नहीं था और बहुत टॉप में भी नहीं था, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स में भी आता था। तो मैंने उन्हें कहा कि कुछ भी है, मुझे एजुकेशन तो आगे चलानी है। तो एक टीचर जो हमारा क्लास टीचर था, तो उसने कहा कि भाई एक काम करा करो, या तो आप वीक में 1 या 2 बार आ जाओ, मैं कुछ अटेंडेंस तुम्हें दे दिया करूँगा और कुछ फाइन तुम भर दिया करना, तो हम चला लेंगे। तो मैंने जैसे तैसे वो 2 साल पूरे किए और 11th मैंने फिर क्लियर किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ ये काफ़ी नहीं है, तो फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन शुरू की। तो ग्रेजुएशन मैंने पूरी किया, बीकॉम किया था। तो उसके बाद फिर मैंने ऑफिशियली एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और हालांकि उस इन बिटवीन 74 की स्ट्राइक हो गई, तो मुझे पहले क्लर्क लगा दिया गया, लेकिन फिर डाउनग्रेड करके कहा कि तुम तो कॉसी परमानेंट हो और हम दिस एंड दैट, और क्योंकि तुमने पार्टिसिपेट किया है और तुम्हें निकाल दिया गया। तो वो मैंने ऑब्जेक्शन पे रेंज की कोर्ट के थ्रू, और फिर वो जाके 90 के अंदर मैं जीता वो केस, और मुझे पूरा प्रमोशन मिला। और फिर 90 के अंदर मुझे 3 प्रमोशन इकट्ठी दी गई, जिसको मैंने क्वालिफाई भी किया। तो मैं फिर एज ए सीनियर सुपरवाइज़र डायरेक्ट हो गया, और 90 से ऑनवर्ड में ऐसे सीनियर सुपरवाइज़र वहाँ काम करता रहा, और 2012 में मैं फिर वहाँ से रिटायर। 1974 की ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल में उसकी हिस्सेदारी उसके अफसरों की निगाह से नहीं बच पाई। सजा के तौर पर उसको डिमोट कर दिया गया, यानी निचले ओहदे पर भेज दिया गया। जब मैंने उस दिन कालिया से बात की तो मालूम चला कि वो डिमोशन के इस फैसले पर अभी भी अदालत में मुकदमा लड़ रहा है। उसे 1990 में जाकर इस मुकदमे में कामयाबी मिली और रेलवे को उसे एक साथ 3 प्रमोशन देनी पड़ी, इतने सालों तक प्रमोशन न मिलने की एवज में।
गर्मियां 1987। जन्म के हालात। फरीदाबाद में मेरी पहली परफॉर्मेंस के दिन मुझे पता था कि मुझे काला कुर्ता नहीं मिलेगा। मुझे जूट का बोरा जो बनना था, यही मेरा कॉस्ट्यूम था। मुझे उम्मीद थी कि बाकी लोग काले कुर्ते और नीली जीन्स या पैंट में होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा परफॉर्मेंस के बाद मैंने सफदर से पूछा, आज तुम लोगों ने काले कुर्ते क्यों नहीं पहने थे? अरे हाँ, असल में क्या है कि ये लोग काम से लौटे हैं, उनके लिए कपड़े लेकर आना मुश्किल होता है। और ये कहकर उसने बात बदल दी। हकीकत यह है कि जन्म उस वक्त बड़े खस्ता दिनों से गुजर रहा था। कुछ साल से तो जन्म के परफॉर्मेंसेस के लिए एक्टर जुटाना भी एक समस्या बन गया था। जन्म के कुछ पुराने अभिनेता कुछ दूसरी चीजों में मुब्तला हो गए थे। जो बचे रहे उनमें से कुछ अपनी जिंदगी के बदले हुए हालात की वजह से सक्रिय नहीं रह पाए। सबकी उम्र 30 के पार हो चली थी, शादियां हो चुकी थीं, कईयों के बच्चे भी थे। उनके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे थे। उन्होंने 10-15 साल तक ये सब किया था, मगर अब उनमें पहले जैसा जोश और प्रेरणा नहीं थी। ऐसे दौर में निजी मुद्दे सर उठाने लगते हैं। धीरे धीरे वे इतने अहम हो जाते हैं कि बाकी सारी चीजें हाशिए पर खिसक जाती हैं। जब इन लोगों ने अपना सफर शुरू किया था, तब जन्म जोशीले और आदर्शवादी नौजवानों का एक छोटा सा समूह था। सब में एक तरह की बराबरी थी, न कोई ऊपर था और न कोई नीचे था। और तो और जन्म की कोई सांगठनिक संरचना भी नहीं थी, हालांकि संगठन का पंजीकरण कराया जा चुका था। वक्त के साथ कुछ लोगों का अधिक विकास हुआ, कलात्मक और वैचारिक दोनों नजरियों से। बाकियों का उतना नहीं हुआ। मगर कुछ ही समय में कुदरती तौर पर कुछ सदस्य कलाकार का और कुछ लोग कार्यकर्ता का व्यक्तित्व अख्तियार करने लगे थे। इस तरह के बदलावों से खींचतान और असहमतियां पैदा होने लगी। जन्म के पास सही मायनों में 3 रचनात्मक लेखक या निर्देशक थे। एक थे राकेश सक्सेना, जो जन्म के शुरुआती नुक्कड़ नाटकों के सह लेखक थे। मशीन और औरत जैसे क्लासिक नाटकों को उन्होंने और सफदर ने मिलकर लिखा था। भाषा पर उनकी पकड़ का कोई सानी नहीं था। वो और सफदर मिलकर काम किया करते थे। तीसरा था इनके शर्मा, जो वैसे लेखक तो नहीं था, मगर उसके पास दृश्यात्मक और नाटकीय बोध था। राकेश सक्सेना 80 के दशक की शुरुआत में अपनी नौकरी के सिलसिले में भारत से बाहर चले गए। जब 80 के दशक के मध्य में मैं पहली बार जन्म के संपर्क में आया, उस जमाने में दिल्ली के रंगमंच के दायरों में लोग जन्म को इनके सफदर का ग्रुप बुलाते थे। इनके को सिनेमा का बेइंतहा शौक था। वो फिल्म निर्माण की दुनिया में अपना नसीब आजमाने कुछ अरसे के लिए बंबई गया था। जब मैं जन्म में सक्रिय हुआ, तब तक सफदर ही समूह में एकमात्र रचनाशील नेता बचा था, जो लेखन, अभिनय और निर्देशन तीनों में बराबर दखल रखता था। माला ने भी जन्म में एक बड़ी भूमिका अदा की है, मगर उस जमाने में उसको कभी भी पूरी तरह मान्यता नहीं मिली। वो हमेशा ही एक बाकमाल अदाकारा रही और कई दफे तो बहुत लंबे अरसे तक वो जन्म में एकमात्र महिला अदाकार थी। सांगठनिक तौर पर भी उसने एक अहम भूमिका अदा की है, साजो सामान जुटाने में, कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टीज तैयार करने और संभालने में। किसी भी सक्रिय संगठन के लिए जरूरी तरह तरह के कामों को अंजाम देने वालों में वो हमेशा अगली कतार में रही है। मगर इनमें से ज्यादातर काम ऐसे होते हैं जो नजर के दायरे के बाहर, घर के भीतर और बहुधा रात में किए जाते हैं। इसके अलावा खुद अपनी नजर में भी माला सबसे पहले और सबसे प्रमुख रूप से एक अध्यापिका है। रंगमंच में वो खुद को इसके बाद ही देखती है। सफदर जानता था कि माला के जरिए जन्म को क्या हासिल होता है, वो जन्म के लिए क्या मायने रखती है, मगर दूसरों ने न तो इस बात पर गौर किया और न ही इसे महत्वपूर्ण समझा। जब इस किताब के सिलसिले में मैंने जन्म के उस जमाने के एक एक्टर से बात की, तो उसने ऑन रिकॉर्ड बेबाकी से बताया कि उनको, यानी कुछ सीनियर्स को, लगता था कि सफदर महत्वाकांक्षी हो गया है, क्योंकि वो टेलीविजन में भी काम करने लगा था और बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में भी स्क्रिप्ट लेखन में नाम कमाने के सपने संजो रहा था। इस एक्टर के शब्दों में सफदर में एक एलीटनेस आ गई थी। ये बात दीगर है कि सफदर की ये सारी जद्दोजहद किसी मजदूर बस्ती में एक सांस्कृतिक केंद्र खोलने के लिए चल रही थी।
सफदर के कॉमरेड इस बात को समझ और परख नहीं पाए। उस साथी ने बताया, हम लोगों ने तय कर लिया था कि अब सफदर को यहां से हटाओ। अब वो जन्म के लिए नहीं, अपने लिए काम कर रहा है। खुशनसीबी जन्म की कि वो दिन कभी नहीं आया। इस खींचतान का कुछ कुछ आभास उस समय मुझे भी हो गया था जब मैं 1987 की गर्मियों में जन्म में शामिल हुआ। समूह में एक अनियमित सा माहौल था। एक एक्टर मुझे हमेशा इस बात का एहसास कराने की कोशिश करता कि वे लोग सीनियर हैं। सफदर की मृत्यु के 1 साल के भीतर यह पूरा समूह जन्म से निकल गया। इन लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने इस बात पर दुख प्रकट किया कि एक शख्स को हीरो की तरह पूजा जा रहा है। वे लोग इस बात से नाखुश थे कि जन्म का वामपंथी आंदोलन से नजदीकी रिश्ता रहा है, मगर उनका असली असंतोष माला से था, जिसने जायज तौर पर एक विराट हैसियत हासिल कर ली थी। हालांकि निजी तौर पर वो अब भी वही थी जो पहले हुआ करती थी, सहज सरल और बिना लाग लपेट के बात करने वाली साधारण कार्यकर्ता। मुझे लगता है कि उन्हें एक औरत के नेतृत्व में काम करना हजम नहीं हो रहा था। उन्होंने जो किया और जिस तरह से किया उससे मुझे दुख तो हुआ पर आश्चर्य नहीं। सफदर जानता था कि जन्म दम तोड़ रहा है, उसे उसमें फिर से जान फूंकनी थी। मगर बात सिर्फ संगठन को रिवाइव करने की नहीं थी। सफदर का सपना इससे बड़ा था, बहुत बड़ा। बोल हल्ला बोल, 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 बोल हल्ला बोल। हल्ला बोल सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी के लेखक हैं सुधन्वा देशपांडे। मूल अंग्रेजी से हिंदुस्तानी अनुवाद योगेंद्र दत्त। इस किताब के अंग्रेजी प्रकाशक हैं लेफ्टवर्ड बुक्स और हिंदी प्रकाशक हैं वाम प्रकाशन। इस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं हिमांशु सिंह, साउंड एडिटर ध्रुव राय, फोटोग्राफर तपेश शर्मा, ग्राफिक डिजाइन शर्ना दस्तूर। पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हर्ट साउंड स्टूडियो नई दिल्ली में हुई है। साउंड रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग मोहम्मद हसन सिद्दीकी उर्फ हसन भाई। सिग्नेचर ट्यून MD पल्लवी। ऑडियो इंटरव्यूज के लिए आभार जननाट्य मंच और सुधन्वा देशपांडे। अन्य आभार काजल घोष, परचम, जननाट्य मंच, बैफुट, समीरा अयंगर, विनूता माल्या, हसन भाई का पूरा परिवार, अमृता सुभाष, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह। इस एपिसोड में आवाजें सुधन्वा देशपांडे, सफदर हाशमी, विजय कालिया और सानिया हाशमी। पॉडकास्ट के निर्देशक हैं आशीष पालीवाल और सुधन्वा देशपांडे और निर्माता हैं आशीष पालीवाल।